Hey guys, hi. So we are going to begin the next part, which is oogenesis and menstrual cycle in a while. Now, ये डिफ़िकल्ट नहीं है बट कॉम्प्लेक्स ज़रूर है. कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि देखो एक साथ तीन चीज़ें हो रही होती है. पहले समझ लेते हैं ये तीन चीज़ें क्या हो रही होगी. पहला क्या है देखो, जैसे हमने स्पोमैटोगोनिया का सेल डिवीजन पढ़ा था. स्पोमैटोगोनिया ने डिवाइड करके प्राइमरी स्पोमैटोसाइट और प्राइमरी स्पोमैटोसाइट ने डिवाइड करके सेकेंडरी स्पोमैटोसाइट बनाया था. सेकेंडरी स्पोमैटोसाइट ने फिर फाइनली मियोसिस अपना कंप्लीट करके स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाया. तो पहला पार्ट क्या होता है, यही सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है ना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि सिंपल सेल डिवीजन है. बस नाम याद करने होते हैं. लेकिन क्योंकि कुछ अलग से सिचुएशंस बन जाते हैं तो थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो पहला पार्ट क्या है, सेल डिवीजन. दूसरा पार्ट क्या है, ये सेल कहाँ डिवाइड हो रहे हैं. अब देखो स्पर्म के केस में आपने क्या देखा था कि सारे सेल डिविजन्स किधर हो रहे हैं, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हो रहे हैं, राइट. कोई पैकेट नहीं था, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर था, वहां से सेल डिवीजन हो रही थी. डन एंड डस्टेड. ऊगोनिया के केस में डिफरेंट है. ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ये स्पेशल पैकेट ऑफ सेल के अंदर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल. फॉलिकल इज नथिंग बट अ पैकेट. एक पैकेट है सेल का बना हुआ है, उसके अंदर में हो रहा है. इस पैकेट के भी स्टेजेस होते हैं, क्योंकि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte को बना के निकालना. अभी मैं सेकेंडरी oocyte क्यों कह रहा हूँ, ओवम क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. बट ये जो फीमेल गैमीट को बना के निकालना है, इस प्रोसेस में एक बैग ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर ये सेल डिवीजन हो रहा है और जिसके जो फाइनली oocyte को बाहर निकालेगा फर्टिलाइजेशन के लिए. थर्ड प्रोसेस क्या है, जब ये डिवीजन हो रहा होगा, जब फॉलिकल के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होगा, सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज्ड वे में, सिंक्रोनाइज मतलब समय के साथ, जरूरत के साथ चलते हुए यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा. यूट्रस को अपने आप को प्रिपेयर क्यों करना है बेटा, क्योंकि अगर गैमीट, फीमेल गैमीट रेडी है तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यूट्रस शुड बी रेडी फॉर द प्रेगनेंसी. तो यूट्रस को भी हर महीने तैयार होना पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री इवेंट्स, और ऐसे कह लीजिए थ्री साइकिल्स, सेट ऑफ थिंग्स विच रिपीट एवरी मंथ इन अ वे. तीन चीजें जो हर महीने रिपीट होती है, हम उसे समझने वाले हैं. एंड दीज थ्री थिंग्स हैपन पैरेलली, एक साथ चल रहे हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे. तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स है. अंडरस्टैंडिंग वाइज अगर आप देखो तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट तीन चीज़ों को दिमाग में एक साथ चलाना, दैट बिकम्स अ चैलेंज, ठीक है. तो अब समझ में आ गया हमें किन तीन चीज़ों पे फोकस करना है. वेरी गुड. इस लेक्चर में हम सिर्फ दो चीज़ करेंगे, विच इज़ डिवीजन ऑफ द oogonia एंड मेच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल. फॉलिकल कैसे मेच्योर हो रहा है, oogonia कैसे मेच्योर हो रहा है. नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से जोड़ने का, ठीक है. अगर इसी क्लास में हो गया तो वेरी गुड. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि करना क्या है, लेट्स गो एंड बिगिन द प्रोसेस. नाउ फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना था. oogenesis में क्या होगा, oogonia से oocyte बनेगा, नॉट ओवम, oocyte. क्यों, समझ में आएगा अभी. तो देखो, वी अंडरस्टूड दैट देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड दीज स्पर्मेटोगोनिया दे विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस शुरू करेगा. स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके दो सेल बनाता है. एक सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है और दूसरा सेल स्पर्मेटोगोनिया जैसा ही रहता है, एंड हेंस प्रोसेस कंटिन्यूड चलता रहता है. So when we have spermatogonia, they divide into two cells. One cell differentiates और becomes ready कि भाई मैं तो spermatogenesis करूंगा. दूसरा सेल बोलता है कि नहीं, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस नए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता रहूंगा. ठीक उसी तरह oogonia भी करता है. oogonia divides and forms oocytes, ठीक.
और इन oocytes को हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। और ये प्राइमरी oocytes जो है मियोसिस शुरू करेंगे। अब फर्क क्या है? पहला कि स्पर्मेटोगोनिया कीप्स ऑन फॉर्मिंग इन द मेल्स बॉडी, oogonia डज नॉट। जितने oogoनियाज को जितने प्राइमरी oocytes बनाने थे, ये प्रोसेस फीमेल की बर्थ के पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से समझना बेटा। Spermatogonia keeps on producing new primary spermatocytes throughout the age of the male. Of course, number would decrease, quality would decrease, definitely. But oogonia के साथ ऐसा नहीं है। The oogonia is supposed to make primary oocytes, but all possible primary oocytes that are supposed to be formed, जिसे बनना था, वो बर्थ के पहले ही खत्म हो गया बनकर। और प्राइमरी oocytes एक बार बन गए तो उन्होंने अपना मियोसिस शुरू कर दिया। अब मियोसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2। अब यहाँ पे इस टर्म को एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देयर कम्स अनदर प्रॉब्लम। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड दैट। जब हम मियोसिस, लेट मी जस्ट चेक, ये दिख रहा है, हाँ। जब हम मियोसिस को देखते हैं तो वी क्लासिफाई देम एज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। सेम वे मियोसिस 2 को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। अगर आप भूल चुके हो, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस 1 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और सबके आगे 1 लगाएंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। क्यों? ये बताता है कि ये कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 का हिस्सा है। प्रोफेज को फिर से डिवाइड किया जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अगर आप कंफ्यूज हो इन चीजों में क्या होता है, ये सेल डिवीजन का डिटेल्स है। क्या अभी वो यहां पे रेलेवेंट है? नहीं। ठीक है, यहां पे जो रेलेवेंट पार्ट होगा वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, सेम वे कैरियोकाइनेसिस 2 को भी आप डिवाइड करते हो। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। यहां पे आप प्रोफेज 2 को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस में नहीं बांटते। यू डोंट डू दैट। ठीक है, सो ये है आपका मियोसिस 1 से मियोसिस 2। मियोसिस 1 एक सेल से 2 सेल बनाएगा। मियोसिस 2 में ये दोनों सेल डिवीजन करके 4 सेल्स बनाएंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मियोसिस। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। सो हमारा टॉपिक में हमने क्या बोला कि देखो, प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 शुरू कर दिया, बट ये कहां फंसा? प्रोफेज 1 में फंसा। ओके, सो इट गेट्स स्टक इन प्रोफेज 1। सारे प्राइमरी oocytes जो भी बनने थे वो बन चुके हैं और प्रोफेज 1 में जाके फंस चुके हैं। अब ये प्रोफेज 1 में फंसे oocytes कितने होंगे? बेटा मिलियंस। अभी हम एग्जैक्ट नंबर भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ, अराउंड 7 मिलियन होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोफेज 1 स्टक। देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोफेज 1 स्टक प्राइमरी oocytes। यानी जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ है, उसके बॉडी के अंदर
मिलियंस ऑफ ऐसे प्राइमरी oocytes जो अभी अपने प्रोफेज 1 में स्टक हैं वो मिल देंगे। जब प्यूबर्टी बिगिन होगी, प्यूबर्टी इज द सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम, जब प्यूबर्टी बिगिन होगी देन एक साइक्लिक एक्टिविटी शुरू होती है। ये साइकिल 28 डेज का होता है और हर एक साइकिल के दौरान इन 28 डेज में कुछ इन फंसे हुए प्राइमरी oocytes को रीस्टार्ट किया जाता है और ये फंसे हुए प्राइमरी oocytes अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करने में लगाते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। दिस हैपेंस एवरी 28 डेज। एवरी 28 डेज आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes जो ओरिजिनली बने थे, कुछ oocytes को हम लेते हैं और उनका मियोसिस 1 कंप्लीट कराने की तरफ लेके चलते हैं। बट क्या ये जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes हैं प्यूबर्टी तक मिलियन रह जाते हैं या घट जाते हैं? घट जाते हैं। एनसीईआरटी आपको पिक्चर क्या देती है? 60 to 80,000 पर ओवरी। एनसीईआरटी कहती है आउट ऑफ द ओरिजिनल मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes जो आपके ओवरीज में थे, बाय प्यूबर्टी सिर्फ 60 to 80,000 बचे रहते हैं। व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग? द रिमेनिंग oocytes undergo atresia. Atresia मतलब they will undergo degeneration for some or the other reason. ठीक? But out of this 60 to 80,000 हर menstrual cycle some are selected कि चलो mature करके दिखाओ। यानी उनका प्रोफेज 1 जहां पे वो रुके हुए थे वहां से कहानी शुरू होगी। ओके, सो प्रोफेज 1 से कहानी शुरू होती है और प्राइमरी oocytes अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। अब इस पिक्चर को देखो, यहां एक से डिवाइड होके मियोसिस 1 जब कंप्लीट हुआ था तो 2 सेल बने थे और ये 2 सेल का डायमीटर मैंने ऑलमोस्ट सेम बनाया था। बट इस केस में क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो एक सेल बहुत बड़ा और एक सेल बहुत छोटा। मियोसिस 1 is usually symmetrical. It creates 2 cells of the same size and shape. It should have created. उसे 2 सेल ऐसे बनाने चाहिए थे जिसका सेम साइज और शेप है, बट ऐसा हुआ नहीं इस केस में। उस केस में एक सेकेंडरी oocyte बना और उस केस में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना। इसलिए कहते हैं क्योंकि पोलर बॉडी टुवर्ड्स वन पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म चला जाता है और सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte जो है वो एकदम बड़ा और डोमिनेटिंग रह जाता है। ठीक है, सो 1 सेकेंडरी oocyte एंड 1 फर्स्ट पोलर बॉडी। अब आप ये समझो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपने 4 सेकेंडरी oocytes या फाइनल फीमेल गैमीट्स बनाए तो 4 कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर 4 कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए और बाय मिस्टेक फर्टिलाइजेशन होने लगा तो इट बिकम्स अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। एक फीमेल कैसे 4 प्रेगनेंसीज को एक साथ हैंडल कर सकती है? इसका ये मतलब नहीं है कि देयर आर नो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स लेटर ऑन, ऑफ कोर्स देयर आर, बट स्टिल why to waste the energy if all I have to do is produce 1 secondary oocyte or 1 female gamete that can be fertilized. ठीक है, सो एक सेकेंडरी oocyte को मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म मिला, एक सेकेंडरी oocyte को मिनिमल साइटोप्लाज्म मिला। अब ये मियोसिस 2 शुरू करेगा, बट क्या मियोसिस 2 कंप्लीट भी करेगा? नहीं, मियोसिस 2 विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। पहले में प्रोफेज 1, दूसरे में मेटाफेज 2। सो सेकेंडरी oocytes जो बने वो मेटाफेज 2 पे स्टक हो गए। इसी समय जो सेकेंडरी oocyte था उसने अपना सेंट्रियल को बाहर फेंक दिया और इस सेकेंडरी oocyte जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है जिसने अपना मियोसिस, उसको रिलीज कर दिया। द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। So ovulation is not release of ovum, it is the release of the secondary oocyte. And what is secondary oocyte? It is not the final female gamete,
इट इज अ सेल दैट इज स्टक एट मेटाफेज 2। ठीक है, ओव्यूलेशन ने इसी का रिलीज करवा दिया। अब अगर मेरे पास सेकेंडरी oocyte है और एट द सेम टाइम स्पर्म भी आ गया, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। तो स्पर्म गिव्स इट्स सेंट्रियोल आफ्टर एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। देखो रियलिटी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte के लिए नहीं देता। सेकेंडरी oocyte को सेंट्रियोल कंप्लीट करने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है एक्चुअली में। उसको जरूरत कुछ ऐसे फैक्टर्स की होती है जो स्पर्म के साइटोप्लाज्म के साथ आते हैं। ये जो सेंट्रियोल स्पर्म प्रोवाइड करता है, जो हम आगे देखने वाले हैं, इट्स एक्चुअली यूज्ड प्राइमरली फॉर द डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा तब इस्तेमाल होगा। बट इट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट दैट स्पर्म की जब तक एंट्री नहीं होगी, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होनी है, तब तक मियोसिस 2 में फंसे सेकेंडरी oocyte कुछ नहीं कर सकता। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा एंड मियोसिस 1 की तरह ही, वंस अगेन लेट अस गो बैक टू दिस डायग्राम, मियोसिस 1 की तरह ही, लेट अस इरेज दिस वन, बिकॉज हमने बोला कि एक सेल हमारा बड़ा बनेगा, सो इसको बड़ा बनाएंगे और एक सेल हमारा पोलर बॉडी रह जाएगा। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो सेकेंडरी oocyte को इक्वल सेल डिवीजन करना था, बट ऐसा होता नहीं है। सेकेंडरी oocyte भी प्राइमरी oocyte की ही तरह एक बड़ा सेल बनाएगा और इस बड़े सेल को ओवम कह देंगे, और एक छोटा सेल बनाएगा जिसको हम कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। इस बात को समझ लेना आप। मियोसिस 1 भी एसिमेट्रिकल है, मियोसिस 2 भी एसिमेट्रिकल है। मियोसिस 1 ने 2 सेल्स बनाए, एक सेकेंडरी oocyte था और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसने भी 2 सेल बनाए और इसमें से एक बनेगा ओवम जहां एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होगा और दूसरा बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। व्हाट अबाउट द फर्स्ट पोलर बॉडी? क्या फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करती है? कर सकती है, हमेशा करती नहीं है। ठीक है, अगर किया तो आपके पास टोटल कितने पोलर बॉडीज हो जाएंगे? देखो काउंट करो, 1 2 3 एंड 1 ओवम। अगर डिवाइड नहीं किया तो आपके पास सिर्फ 2 पोलर बॉडीज रह जाएंगे, एक ओरिजिनल और एक जो नया बना। ठीक है, सो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तब जाके हमारा फीमेल गैमीट, द रियल फीमेल गैमीट विच इज ओवम बनेगा। बट अगर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता है तो ऑल वी हैव इज अ सेकेंडरी oocyte स्टोर्ड इनसाइड अ बैग ऑफ सेल्स। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लैब जिसमें हमने क्या समझा? हमने समझा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द सेल्यूलर इवेंट्स। हमने बेसिकली समझा व्हाट आर द सेल्यूलर इवेंट्स and these cellular events, how do they produce secondary oocyte, and from secondary oocyte how is the ovum produced, and the ovum will be produced only if the sperm enters, यानी फर्टिलाइजेशन होगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हीं चीजों को समझना है टुगेदर विथ द ओवेरियन साइकिल। ओवरी में क्या हो रहा था, ये चीजें हो ओवरी में ही रही हैं, इनसाइड दोज फॉलिकल्स, बट अब हम उन फॉलिकल वाले नामों को भी साथ लेकर आएंगे। ठीक है, नाउ इस डायग्राम में 2 चीज हमें समझनी है। जो ब्लैक एरोज या नंबर्स हैं या ब्लैक इवेंट्स हैं वो लार्जली आपको फॉलिकल्स के बारे में बता रहे हैं। जो रेड इवेंट्स हैं वो आपको बता रहे हैं रिगार्डिंग द सेल्यूलर इवेंट्स। तो आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है अब सेल्यूलर इवेंट्स क्या है। प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का बनना, सेकेंडरी oocyte से वंस अगेन 2 चीजें बनना, ओवम एंड दी सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक, तो
हमने ये बोल दिया है ऑलरेडी दैट बिफोर बर्थ मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes वर स्टक एट प्रोफेज 1, ठीक है, बाय बर्थ मिलियंस। नाउ ये जो मिलियंस ऑफ oocytes हैं, तो हम यहां करेंगे, शुरुआत कहां हुई थी, ऊगोनिया से। ऊगोनिया क्या थे, स्टेम सेल्स से। कहां बने थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बने थे, और उन्होंने अपना डिवीजन कंप्लीट किया और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes बना दिए। ये प्राइमरी oocytes कहां बने, इनसाइड प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल इवन बिफोर बर्थ, है ना। सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होगा सराउंडेड बाय वन लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज वन फॉलिकल, sorry, this is one primary oocyte. This primary oocyte is surrounded by one layer of flat cells जिनको हम कहते हैं follicle cells, क्योंकि वो एक बैग बना रहे हैं, फॉलिकल बना रहे हैं। अब इसी कंडीशन में ये प्राइमरी फॉलिकल रह जाएगा या तो मर जाएगा। ओके, सो इसी कंडीशन में दिस प्राइमरी फॉलिकल, जो फर्स्ट फॉलिकल बना, वो रह जाएगा या मर जाएगा। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल मूव्स टुवर्ड्स प्राइमरी फॉलिकल, एंड जैसे ही प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है, आपका प्राइमरी oocyte, इट्स नो मोर सराउंडेड बाय जस्ट वन फॉलिकल सेल्स, इट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स। Sorry, it's not simply surrounded by flat follicle cells, it's surrounded by one layer of cuboidal follicle cells. Don't forget the differentiation, आप clearly देख सकते हो। In the case of primary, there was only one layer of thin flat cells. In case of जब आपका primary oocyte प्राइमरी फॉलिकल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, देन इट हैज चेंज टू क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक पंगा है। पंगा क्या है, एक्चुअली में देयर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। वो जोना पेल्यूसिडा यहीं पे सिक्रीट होता है, बट द बैड थिंग हियर इज एनसीईआरटी कहती है कि ये जोना पेल्यूसिडा सबसे लास्ट स्टेज में सिक्रीट होगा। एनसीईआरटी कहती है तो नो डिबेट्स विद द एनसीईआरटी। सो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही एक्चुअली में जोना पेल्यूसिडा प्रोड्यूस हो जाता है। तो बाय प्यूबर्टी मिलियंस ऑफ oogonia and primordial follicles leave only 60 to 80,000 primary follicles, and these primary follicles would be surrounded by zona pellucida and follicle cells. अब क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी oocyte दो अलग अलग चीज बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte बनाने चाहेंगे। अभी बना नहीं है बट चाहेंगे। सो अंदर का काम चल रहा है, तो सेल डिवीजन को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। मीनवाइल सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा, इट्स नो मोर डिवाइडेड इनटू जस्ट follicle cells. Now we can easily see that the number of layers of the cells have increased and zona pellucida बहुत significantly दिख पा रहा है मुझे। So secondary follicle और primary में क्या फर्क है, primary follicle में से शुरू किया गया था actual oogenesis, secondary follicle में आपका follicle cells take multiple layers and form granulosa cells, ठीक है। Now अब आएंगे एंट्रल फॉलिकल। 1 मंथ कुछ फॉलिकल्स को रेस्क्यू किया जाएगा। ओके, 1 मंथ ओनली वन ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल, पहले शुरुआत हुआ था कुछ प्राइमरी को सेकेंडरी कन्वर्ट करने में, फ्यू, बट हर मंथ सिर्फ एक ओवरी का एक मैच्योर फॉलिकल को रेस्क्यू किया जाएगा और वो बनाएगा टर्शरी फॉलिकल और एंट्रम फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल या एंट्रम फॉलिकल कहां से आया, तो देखो इसमें एक खाली जगह आपको दिख पा रही होगी, दिस खाली जगह इज नोन एज एंट्रम। ओके, और एक्चुअली में खाली नहीं है, दिस स्पेस विल सून बी फिल्ड विद अ फ्लूइड, और ये फ्लूइड ही रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट अ प्रेशर दैट
blasts this secondary oocyte out. Okay, so fluid develops, the space develops, oocyte is covered by zona pellucida and corona radiata. इस चीज को आप ध्यान से समझो इस डायग्राम में भी। देखो ये है आपका ये जो ब्लू बाउंड्री है, दिस इज योर दिस इज हमारा प्राइमरी oocyte विच इज स्टिल स्टक। इसके बाहर जो है वो है जोना पेल्यूसिडा। उसके बाहर जो आप लेयर ऑफ सेल्स देख पा रहे हो, दिस लेयर ऑफ सेल इज नथिंग बट द कोरोना रेडियाटा का बिगिनिंग। कोरोना रेडियाटा कंट्रोल करेगा कि कितना लेवल ऑफ फर्टिलाइजेशन और कितनी आसानी से फर्टिलाइजेशन मेल में हो सकता है। ठीक है, अब इट इज एट दिस स्टेज, एंट्रल फॉलिकल के स्टेज पे जब मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होगी, यानी आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा। सो सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड इन द एंट्रल फॉलिकल और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक लार्ज सेल एंड अ स्मॉल सेल। सो वन लार्ज सेकेंडरी oocyte, वन स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी। मेटाफेज 2 पे स्टक हो चुका है। अब धीरे धीरे ड्यू टू सम सिग्नल्स, विल अंडरस्टैंड व्हाट सिग्नल्स, जो एंट्रम था, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, वो बढ़ते जा रही है। जो थीका, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो मल्टीलेयर्ड होते जा रहे हैं एंड इवेंचुअली एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है फॉर द सेल टू थ्रो आउट दिस सेकेंडरी oocyte which is stuck at metaphase 2. So secondary oocyte और पोलर बॉडी एंड जोना पेल्यूसिडा, देखो ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ये हो गया जोना पेल्यूसिडा and these are the granulosa cells. ठीक है, so everybody is ready so that the sperm can come. Okay, अब जैसे ही एक्सपेल होता है तो वैसे ही ओविडक्ट इसे कलेक्ट कर लेता है यूजिंग इट्स ओन फिमरे। जब ये रप्चर हो गया, जब आपका एंट्रल फॉलिकल ने राइज या ग्राफियन फॉलिकल को, ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को निकाल दिया, जो पीछे रह गया, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। सो रप्चर्ड फॉलिकल कोलैप्सेस एंड फॉर्म्स अ येलो एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगे जाके देगा प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन बोथ। प्रोजेस्ट्रॉन इज प्राइमरी, मेन काम इधर प्रोजेस्ट्रॉन का ही। क्यों, क्योंकि देखो भाई सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई है, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा या होने वाला है, देन there should be a way to complete the fertilization, right? और अगर fertilization हो गई, then there should be a way so that आपका implant, आपका जो zygote है वो यूट्रस से बाइंड कर सके और यूट्रस से बाइंड करने के बाद उसको सपोर्टिंग सब्सटेंसेस मिल सके so that it can nurture, it can mature, right? So आपका corpus luteum becomes endocrinal, it starts secreting estrogen and progesterone. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट होने के बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाएगा। एंडोमेट्रियम को सिग्नल मिलेगा कि थिकन योरसेल्फ, व्हाई, बिकॉज राइट नाउ द यूट्रस शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। क्लियर है? अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई रोल नहीं है। सो कॉर्पस ल्यूटियम को डिग्रेड कर दिया जाएगा। बाय अबाउट 10th डे आफ्टर दिस, कॉर्पस ल्यूटियम हैज सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेड एंड जो प्रोजेस्ट्रॉन का हाई अमाउंट मैंने बनाया था, वो प्रोजेस्ट्रॉन का हाई अमाउंट चला गया। अगर प्रेगनेंसी हो गई, हम समझेंगे कैसे। एक हार्मोन रिलीज किया जाएगा, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और वो HCG क्या करेगा, आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक, सो कॉर्पस ल्यूटियम इज अ रेमिनेंट, बचा हुआ फॉलिकल आफ्टर सेकेंडरी oocyte हैज बीन थ्रोन आउट। अगर ये बचा हुआ फॉलिकल प्रेगनेंसी हो गई तो मेंटेन किया जाएगा। इफ नो प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी बोलते हैं। एंड कॉर्पस एल्बिकेंस को ने उस कॉर्पस एल्बिकेंस को ओवरी अब्सॉर्ब कर लेगी
और इतना होने में 28 दिन पूरे हो जाएंगे और फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू जस्ट समराइज ऑल ऑफ दिस। तो हमारी कहानी शुरू हुई थी विथ अ प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो इनिशियली बना था, जिसके अंदर था आपका प्राइमरी oocyte जिसने अपना मियोसिस शुरू किया, गॉट स्टक एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इनसाइड प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल सॉरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, अभी इसको प्राइमोर्डियल बोलेंगे। देन प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा? जब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर 28 डेज के साइकिल पर कुछ प्राइमोर्डियल को प्राइमरी बनाने के तरफ भेजा जाएगा। और प्राइमरी कैसे बनेगा? नेचर ऑफ द सेल लाइनिंग विल चेंज और प्रोफेज 1 पे जहां पे फंसा हुआ था वहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी। सेकेंडरी फॉलिकल कब बोलेंगे? जब मेरे सेल्स वन लेयर से मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगे। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आएगा टर्शरी फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका होगा। और इट इज एट दिस स्टेज जब हम बोलेंगे कि मियोसिस 1 हैज बीन कंप्लीटेड। मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है और आपका प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेकेंडरी oocyte के बनते ही अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप ग्राफियन फॉलिकल की तरफ मैच्योर करेंगे। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 शुरू करेगा बट आके रुक जाएगा मेटाफेज 2 में। एट द सेम टाइम ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल इज द फॉलिकल जो फाइनली सेकेंडरी oocyte स्टक एट मेटाफेज 2 को बाहर फेंक देगा। जो बचा हुआ फॉलिकल था वो बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? सिक्रीट करेगा हॉर्मोन्स। हार्मोन क्या करेगा? यूट्रस को जाके मैच्योर कराएगा। यूट्रस को मैच्योर क्यों कराएगा? क्योंकि सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट को यूट्रस से अटैच होकर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, इसीलिए यूट्रस का डेवलपमेंट करा रहे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? तो आपका येलो बॉडी या कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और डीजनरेट होके व्हाइट बॉडी या कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएगा। कॉर्पस एल्बिकन्स कुछ दिनों में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। दिस इज oogenesis and ovarian cycle. Oogenesis, production of secondary oocyte, not ovum, secondary oocyte. An ovarian cycle means set of events in the ovary. ये साइकिल कब होता है? स्टार्टिंग प्यूबर्टी एवरी 28 डेज। प्यूबर्टी के शुरू होते ही हर 28 डेज में ये सेट ऑफ इवेंट्स रिपीट हो जाते हैं। सो स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी से। डज इट हैपन थ्रू आउट द लाइफ? नो। एट अराउंड 48 to 50 years, जिसको आप कहते हो मेनोपॉज, ये साइकिल रुक जाएंगे। सो ओवेरियन साइकिल एंड oogenesis will be done with by menopause. ठीक है, अब आपको याद रखना है certain NCERT statements. NCERT बोलती है by birth millions of oogonia. ये मिलियन कितना है? 6 to 7 मिलियन ऑलमोस्ट। ठीक। प्राइमोर्डियल फॉलिकल बिफोर बर्थ, जब मियोसिस शुरू हो गया तो मियोसिस जो रुका था वो शुरू हो गया तो बना लेगा प्राइमरी फॉलिकल। कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बाय प्यूबर्टी? 60 to 80,000 इन ईच ओवरी। अब कभी कभी हम सिंगल ओवरी का क्वेश्चन पूछेंगे, बोथ ओवरीज का पूछेंगे। बोथ ओवरीज का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,20,000 to 1,60,000। एक्चुअल नंबर 2 लाख to 4 लाख होता है। हर महीने ये कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी में कन्वर्ट हुए? जस्ट अराउंड 20। ठीक है, धीरे धीरे ये 7 मिलियन से 60,000 ही क्यों बचे? अट्रीजिया, द डीजेनरेशन। अब 60,000 to 80,000 में के स्टॉक में से हर महीने 20-20 को निकाल के प्राइमरी फॉलिकल बनने का मौका देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ जोना पेल्यूसिडा प्राइमरी फॉलिकल ही सिक्रीट करता है और बना लेता है। इट इज व्हाट? इट इज अ लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। बट एनसीईआरटी कब बताएगी? एनसीईआरटी बोलेगी कि जोना पेल्यूसिडा फॉर्म्स इन ग्राफियन फॉलिकल, द लास्ट स्टेज। हम मान लेंगे, नो डिबेट्स विद द एनसीईआरटी।
सेकेंडरी फॉलिकल यानी मल्टीपल लेयर्स बन गए। मल्टीपल लेयर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स इनर लेयर्स, आउटर पैकेट ऑफ थीका सेल्स। और यही ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं, जो इनर पैकेट है, दे सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। यही रीजन है कि ओवरी इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन और हैज एंडोक्राइन टिश्यू, बिकॉज ग्रैनुलोसा सेल जो इनर लेयर है वो सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन। बाय द टाइम एंड्रल फॉलिकल बनेगा, ये जो आउटर थीका सेल्स थे ये भी डिवाइड हो गए, थीका एक्सटर्ना बाहर वाला, थीका इंटरना अंदर वाला। एंट्रम में फ्लूइड फिल होने लगा और यही फ्लूइड का प्रेशर है जो सेल को बाहर फेंकेगा। जब ये फ्लूइड फिल हो रहा है तब ये सेकेंडरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, वो सेकेंडरी oocyte को बाकी सेल से काटने की कोशिश करेगा। सो कुछ सेल्स आपके बच जाएंगे सराउंडिंग दी जोना पेल्यूसिडा। उन्हीं सेल्स का ग्रुप को बोलेंगे कोरोना रेडियाटा। अब ये हो सकता है कि कोरोना रेडियाटा और आपका सेकेंडरी oocyte कैन बी मूव टू वन पार्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द सेल, तब हम बोलेंगे दिस इज क्यूमुलस उफोरस। ठीक है। नाउ एनसीईआरटी क्या कहती है? इट इज सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्राइमरी oocyte at this stage the meiosis 1 is complete and one primary oocyte leading to formation of secondary oocyte. So one primary oocyte से secondary oocyte कब बनेगा? एंट्रल फॉलिकल में बनेगा। ठीक है। नाउ मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल हैज इनफ फ्लूइड सो दैट ये बाहर फेंक सकता है आपके आपके सेकेंडरी oocyte को। इस सेकेंडरी oocyte का क्या स्टेटस है? इट इज स्टक एट मेटाफेज 2। एनसीईआरटी जोना पेल्यूसिडा को यहीं पे फॉर्म होता बोलती है। अब इफ इट मीट्स अ स्पर्म, अगर स्पर्म से मिला तो सेकेंडरी oocyte फिर से अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और बना लेगा एक ओवम, द लार्जर सेल, एंड एक सेकेंड पोलर बॉडी। अब यहां पे एनसीईआरटी एरर में क्या लिख देती है? पेज 33 लाइन 14, द टर्म ओवम एंड सेकेंडरी oocyte टू रेफर टू द सेल इजेक्टेड बाय द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ने जो सेल को निकाला वहां एनसीईआरटी गलती से लिख देती है ओवम एंड सेकेंडरी oocyte को सिनोनिमसली, बट वो सेम नहीं होते। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेकेंडरी oocyte का सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा और ओवम नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या सेकेंडरी oocyte हमेशा के लिए वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। इट विल डीजनरेट इन अराउंड 24 आवर्स। स्पर्म की भी वाइबिलिटी लिमिट थी 48 टू 72 आवर्स। आपका ओवम की भी लिमिट क्या है? 24 आवर्स ओनली। नाउ बच क्या गया पीछे? जब जब ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को निकाल दिया तो क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी काम करेगा टू इंक्रीज द ग्लैंडुलर नेचर ऑफ द एंडोमेट्रियम, बट प्राइमरीली प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा होगा। ठीक है। अब एट द सेम टाइम कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन रिलीज करता है, रिलैक्सिन। एनसीईआरटी के हिसाब से रिलैक्सिन जो है सिर्फ आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है, बट एक्चुअली में कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को काम करता है कि भाई प्रोस्पेक्टिव प्रेगनेंसी अगर हुई तो अभी जो है द यूट्रस शुड काम डाउन, शुडंट हैव मच कॉन्ट्रैक्शंस। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस हुए तो शायद फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू गिविंग प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि अनदर हार्मोन फ्रॉम द एम्ब्रियो इटसेल्फ, पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इटसेल्फ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, शॉर्ट में HCG, कॉर्पस ल्यूटियम को अराउंड 3 महीने तक मेंटेन करके रखेगा। बाय तीसरा मंथ प्लेसेंटा बन चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल ब्रेक एंड कॉर्पस एल्बिकेंस और व्हाइट बॉडी विल बी मेड। अब देखो, मैं मानता हूं कि ये बड़ा है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, बट दिस इज व्हाट इट इज, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब अगले वाले में हम इसी को लिंक करेंगे टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। टेक केयर, बाय बाय।